मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा देता हूँ, मेरे ग्रुप का देता हूँ, हमने क्या काम किया, कैसे काम किया, कहीं ना कहीं वो हम इंटरलिंक कर सकते हैं हमारे बिजनेस को। कि अगर आप मैं आज बिजनेस में मैंने 23 साल से शुरू किया, तो आज मैं करीब 18-19 साल से इस क्षेत्र में हूँ, तो कहीं ना कहीं कोरिलेट कर पाएंगे आप लोग मेरे एक्सपीरियंस को, मेरे सक्सेस को तो नहीं बोल सकते पर मेरे फेलियर्स को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं फील्ड पर। सर बहुत अच्छा किया, टॉपिक्स दे दिए, पॉइंट दे दिए, मुझे पेपर दे देना, तो मैं अपने तरफ से उसको जितना कोशिश करूंगा मेरे एक्सपीरियंस से बताने के लिए, जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा कि मैंने वो फेस किया है तो मैंने कैसे उसको पार किया है। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं अभी स्ट्रगलर ही हूँ। सक्सेसफुल होना एक बहुत एक अलग बात है। और सक्सेसफुल होने के लिए आपके सक्सेस के मापदंड क्या है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सक्सेस किसी का कैलकुलेट होता है कि उसके उसने कितना पैसे कमाया, उससे कैलकुलेट करते हैं। कोई ये सोचता है कि उसने कितना बड़ी इंडस्ट्री बनाया, उससे कैलकुलेट करता है। कोई सोचता है कि उसका नाम बहुत बड़ा हुआ तो सक्सेस होता है। तो हर एक के सक्सेस पैरामीटर्स अलग है। मेरे सक्सेस पैरामीटर्स अलग है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल आई एम अ स्ट्रगलर नाउ। तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। काफी सारे हमारे तालुके के लोग आए हैं। मेरा नाम जयेश रामादे है। मैं यही गोंदिया में पैदा हुआ, यही पढ़ा लिखा, यही बड़ा, यही मेरी शिक्षा हुई म्यूनसिपल स्कूल से। डीबी साइंस के बाद में फिर मैंने इंजीनियरिंग किया, सिविल इंजीनियरिंग किया है, रामदेव बाबा कमला नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर से। उसके बाद में मैंने फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग किया, हमारे एमआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने वहाँ से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग किया। फिर वहाँ से मैंने अपना जब जर्नी शुरू किया तो मैंने इनिशियल डेज में, अब जॉब गोंदिया में मिलता नहीं था मुझे। मुझे बिजनेस ये मेरा चॉइस नहीं था, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था क्योंकि जॉब तो मिलता ही नहीं था। उस समय मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री होकर के भी मुझे उस समय 1800 रुपये में सुपरवाइजर की नौकरी मिलती थी यहाँ ठेकेदारों के अंडर में। जब मैं यहाँ से पढ़ के आया, मेरे बड़े भाई साहब यूएस में होने की वजह से मैं घर नहीं छोड़ सकता था, तो अब घर वापस आना है। यहाँ जॉब नहीं है तो क्या करेगा, तो मैंने बिजनेस शुरू किया है। ये मैं डिफॉल्ट नहीं आया, मुझे डेस्टिनी ने बिजनेस में लाया। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था शायद मैं बिजनेस में होता। फिर मैंने बिजनेस के बारे में सोचा तो बेरोजगार अभियंता एक हमारे एक स्कीम है गवर्नमेंट की सिविल इंजीनियरिंग में, कि अगर आप पढ़े लिखे इंजीनियर है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे आप ठेकेदारी कर सकते हैं। ये व्यवसाय मैंने 12-13 साल सीरियस, 12-13 साल किया, बहुत मेहनत की, बहुत बारीकी से काम किया। उस समय मैं गोंदिया में एक टॉप 10 कॉन्ट्रैक्टर्स में मैं उस समय में भी आ गया था। लेकिन साइमल्टेनियस मैंने जब देखा कि अब हमारे मैक्सिमम हमारी फैमिलीज में हमें बचपन से ही हमें महापुरुषों की बातें बताई जाती है, हमारे सामाजिक दायित्व के बारे में बताया जाता है। मेरे अभी वही कल्चर है, हम भी सारे मिशनरी लोग हैं हमारी फैमिली से। तो फिर साइमल्टेनियस मैंने बहुत सारे दूसरे भी काम करने शुरू किए, जो मैं सोचता था कि मुझे आकर के ये चेंजेस करने हैं। तब वहां से मैंने जब 2003 में शुरू किया तो मैंने एक एनजीओ भी शुरू की। मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी शुरू की ग्रामीण बिगर खेती के नाम से, जिसका सिर्फ तालुके लेवल का परमिशन था। उसका भी नाम सहयोग ग्रामीण बिगर खेती सहकारी पत संस्था था। वो 26 जनवरी को मैंने शुरू किया, 2004 या 5 की बात, तब मैंने शुरू किया वो। और मेरा बिजनेस साइमल्टेनियस चलते रहे। उसके बाद में मैंने एक एनजीओ के थ्रू सहयोग महिला बचत, मेरी एक सुराज निर्माण बहुउद्देशीय संस्था है, उससे मैंने सहयोग महिला बचत गट की स्थापना की। वो मुझे प्रेरणा मिली, एक नोबल पुरस्कृत मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में, जिन्होंने ग्रामीण बैंक के का जो कंसेप्ट लाया कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को बैंकिंग में कैसा लाए, वैसा उन्होंने बांग्लादेश में शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने नोबल पुरस्कार मिला। मैं दिल्ली जा रहा था तो एयरपोर्ट से मैंने वो किताब खरीदी थी। तब मैंने देखा कि इन्होंने वो कंसेप्ट लाया, इन्होंने जो ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट बांग्लादेश में शुरू किया। मेरी तो खुद की एक एनजीओ है, पहले बहुत समय से डेट पड़ी हुई है, कुछ खास काम नहीं कर रही है, और मेरे पास खुद के पास एक पत संस्था भी है। तो मैं ये मॉडल क्रिएट कर सकता हूँ क्या करके। तब मैंने सहयोग महिला बचत गट की स्थापना की, वो मेरे ख्याल से 2005 में मैंने की। जब मैंने वो शुरू की तो उसमें क्या होता था कि मैं बचत गट बनाता था महिलाओं के। बचत गट अपनी महिलाओं को फील्ड पे भेज करके, कुछ लड़कों को लड़कियों को, और वो महिलाओं के बचत गट बनाते थे। और उन बचत गट की महिलाओं को रोजगार के लिए प्रेरित कर उनके डिपॉजिट्स और उनके लोन की फैसिलिटीज के लिए मेरा ग्रामीण बिगर खेती काम करता था। जब मैंने ये काम शुरू किया तब मुझे इसका बहुत बड़ा प्रतिसाद मिला। और फिर मैंने जब इसको शुरू किया तब ये गोंदिया में रहते हुए तिरोड़ा तुमसर पहुंच गया, बालाघाट पहुंच गया, इस तरफ सौंदड़ क्रॉस हो गया, इस तरफ डूंगरगढ़ क्रॉस हो गया। उसका मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्रतिसाद मिला।
तो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूँ। उसमें मुझे एक चीज क्लिक हुई कि ये एक अलग चीज है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। अब आप जिस भी बिजनेस में है तो हमारे जो स्टीरियोटाइप दिमाग जो चलता है कि हमको अगर बिजनेस बोले, अगर फीमेल्स बहुत कम है, अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि यहाँ आधे से ज्यादा फीमेल्स होनी चाहिए हमारी। अगर कोई भी चीज सोचते हैं हम लोग, अगर फीमेल सोचती है तो हाँ बिजनेस में तो 3-4 नाम गिना देंगे, पार्लर खोल ले, या सिलाई की क्लास डाल दे, या तो फिर बहुत हो गया तो कटलरी का शॉप डाल दे। लड़कों को बोलेंगे बिजनेस, बोलेंगे हाँ किराने की दुकान डाल दे। बिजनेस बोले तो हमारी नजर में किराने की दुकान, कंप्यूटर के शॉप्स। आप बिजनेस को ना, आपको देखने का थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा, आपको वो चीज करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी जो आपको अलग से आइडेंटिफाई करे, जो आपको देखे कि नहीं ये अलग चीज है। अगर ये पार्लर भी है तो एक अलग लेवल का पार्लर है, अगर ये कोई भी बिजनेस है तो ये एक अलग लेवल का बिजनेस है, या जो सोच रहे हैं इनकी सोच में अलग चाहिए। अदरवाइज आप रेगुलर स्टीरियोटाइप अगर चलेंगे तो ठीक है, उसमें भी एक जगह तक जाएंगे लेकिन फिर बहुत आगे तक नहीं निकल पाएंगे। तो जैसे मुझे इसमें समझ में आया कि हाँ ये तो कोई बहुत अलग चीज है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, तब मैंने इसे देखा। फिर उसके बाद में हमारा सहयोग ग्रामीण बिगर शेती भी था और सहयोग महिला बचत गट भी था। अब ये एक सहयोग ब्रांड ने मैंने शुरू किया। किसी भी, अगर आपको बिजनेस में जाना है, अगर आप उस खुद को उसको कारपोरेट कन्वर्शंस मानते हैं, तब एक ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आपको उसके लिए फिर लड़ते रहना पड़ता है। मुझे आज भी मेरे नाम के लिए लड़ते रहना पड़ता है कि उसके नाम के ऊपर कहीं दाग नहीं है, अगर उसके ऊपर दाग आ जाएगा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तब फिर वहां से शुरू हुआ सहयोग। उसके बाद में मैंने साइमल्टेनियस जब ये बिजनेस शुरू किए, तब मेरा इतना प्रतिसाद मिला उसका कि मैं मध्य प्रदेश पहुंच गया, मैं छत्तीसगढ़ पहुंच गया, मैं यहाँ गया। लेकिन फिर बाद में मेरे पास में जो परमिशंस थी, वो परमिशंस उसके लिए छोटी पड़ गई। यहाँ से बात आ जाती कंप्लायंसेस की। जैसे हमारे एक डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक भैया ने बताया कि आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। आप कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आप गवर्नमेंट के लिए कुछ गलत कर रहे हो। यानी गवर्नमेंट की जितनी भी बाइंडिंग्स है, जितना भी रेगुलेटरी है, जितना भी कंप्लायंस है, अगर आप बिजनेस में हैं तो कभी भी उनसे बाहर जाकर के काम ना करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर वो किसी भी प्रकार का कंप्लायंस हो, चाहे फाइनेंशियल कंप्लायंस हो, चाहे वो रेगुलेटरी कंप्लायंस हो। यानी अगर टैक्सेस भरने हो तो आपको एकदम रेगुलराइज रहने का है। अगर आपको किसी चीज की परमिशन लेने की है, शॉप टैक्स लेने का है, कोई भी बिजनेस करना है, तो आप गवर्नमेंट या जो भी हमारी जो सरकारी रेगुलेटरीज है उसके साथ खिलवाड़ करके या उसको बाईपास करके आप लोग काम ना करें। ये एक, और एक जो बीच में 2-3 लोगों ने जो इवेंट लिया, इसमें यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स है, उसमें से भी आ जाता है, कवर हो जाता है कि हमें कभी भी गलत करके, ठीक है बिजनेस किया जा सकता है लेकिन फिर उसकी सीमा है, उसकी एक क्षमता है। और किसी न किसी दिन आप ऐसी जगह में फंस जाएंगे कि अगर आप रेगुलर कंप्लायंस फॉलो करने के लिए आपको अगर कुछ हजार लगते थे तो वो पाप छुपाने के लिए आपको लाखों लग जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में हम फंस जाएंगे और उसमें छोटे व्यापारी या कमजोर व्यापारी सबसे बड़े शिकार होते हैं हमारे। तो आप, फिर मेरी बात है कि कंप्लायंसेस की, तब मैंने देखा कि मुझे तो कोई ऐसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म लगेगा इतने बड़े फाइनेंस को हैंडल करने के लिए। तब फिर मैंने सोचा कि अब मेरा सिर्फ ग्रामीण बिगर शेती में नहीं चलेगा। तब मैंने जब ग्रामीण बिगर शेती से तो ग्रामीण बिगर शेती नहीं तो क्या, तब फिर मुझे नॉलेज गेन करना पड़ा। जैसे सर ने कहा कि ट्रेनिंग्स मिलती है। अब आपको ट्रेनिंग कोई भी नहीं देगा, ठीक है, गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट है, B3 कुछ आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आपको आपका मार्ग खुद चुनना पड़ेगा। फिर उसके बाद में मैंने जब पढ़ना शुरू किया, तब होता है कुछ बैंक होते हैं, NBFCs होते हैं, फिर उस पर NBFCs में प्रकार होते हैं, बैंक्स में प्रकार होते हैं, ऐसी काफी सारी चीजें मैंने फाइनेंस रिलेटेड समझनी शुरू की, पढ़नी शुरू की। तब जाके पता चला कि ये तो बहुत ही बड़ा सेक्टर है, इसमें तो काम करना है यानी सिर्फ बड़े लोगों का ही काम है। फिर मैं कहाँ फिट बैठता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ। तब मुझे कोऑपरेटिव्स की लिंक मिली, क्योंकि मुझे बैंक और NBFC बनाने की ना मेरे पास में पैसे थे, ना ही मेरे पास में उतनी ताकत थी। तब कैसे तो भी मैंने बहुत स्ट्रगल करके सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की। आज जो सहयोग के आप जो बैनर्स देखते हैं या सहयोग देखते हैं, उसका परमिशन मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया। अभी मेरे पास 2 स्टेट की परमिशन है, एक महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। फिर परमिशन को मैंने लिया, फिर उसमें एक्चुअल बैंकिंग मैंने शुरू की। जब वो महिलाओं के लिए मैं काम करता था, तब मैं वो महिलाओं को बताता कि ये एक सादा डिपॉजिट या ये एक लोन लेने वाला ग्रुप नहीं है। मैं ऐसी परिस्थितियों में काम करूंगा कि यही जो आपको है, ये आपको आगे आकर के आपको हेल्थ के लिए, आपको एजुकेशन के लिए काम करेगा। तो सहयोग जो एक ग्रुप है, सहयोग एक्चुअली सर बिजनेस मॉडल नहीं है कामड़े सर। आप सबको ही बताना चाहूंगा कि कोई मुझे ऐसा बोले कि आप बिजनेसमैन है, तो शायद मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, अच्छा बिजनेसमैन तो शायद बिल्कुल भी नहीं हूँ। सहयोग जो ग्रुप है वो एक बिजनेस मॉडल नहीं है, वो एक सोशल एंटरप्राइज है। आपको आप क्या कर रहे हैं उनका कंसेप्ट क्लियर चाहिए, उसके लिए आपको आपका विजन क्लियर चाहिए।
तो एक्चुअली सहयोग ये एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक सोशल एंटरप्राइज है। अब एक सोशल एंटरप्राइज क्या होता है कि अगर एक ऐसा बिजनेस जो आप पूरा बिजनेस के तरीके से रहे, लेकिन उसका जो फाइनल इम्प्लीकेशन है या जो फाइनल रिजल्ट है वो सोशल रिफॉर्मेशन के लिए रहे, ऐसा होता है सहयोग। सोशल एंटरप्राइजेस का ये डेफिनेशन है, कभी आप इंटरनेट में भी पढ़ेंगे तो भी मिल जाएगा। मेरे जैसा ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे कई लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि आप काम पूरा बिजनेस स्ट्रेटेजीज से कर रहे हैं, पूरा अपनी कारपोरेट स्ट्रेटेजीज से कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, अच्छा ऑडिट्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल इम्प्लीकेशन क्या होता है? उसका फाइनल इम्प्लीकेशन होता है सोशल रिफॉर्मेशन। तो सहयोग जो ग्रुप है वो एक्चुअली बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक सोशल एंटरप्राइज है जो सोशल रिफॉर्मेशन के लिए काम करता है। अब सोशल रिफॉर्मेशन कैसे होगा, उसके लिए कैसे इंस्टीट्यूट खड़े करने चाहिए, तो उसके लिए हम 3 वर्टिकल्स में काम करते हैं। एक है हमारा बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, जो सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से चलता है। दूसरा है सहयोग हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट लिमिटेड से चलते हैं, जो मेरी फैमिली के नाम से है, रामादेव मेमोरियल मेडिकेयर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, उससे सहयोग हॉस्पिटल्स चलते हैं, उसकी एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड से चलती है। और तीसरी जो हमारी एंटिटी है, जो वर्टिकल है हमारा, वो एजुकेशन है, जिसमें हमारा ब्रांड का नेम हमने चेंज कर दिया है, उसका नाम है आदर्श भारत पब्लिक स्कूल के नाम से हम लोग काम करते हैं। फिलहाल हमारे पास में 2 स्कूल है, एक गोरेगांव में है ठाणे रोड पे एमसीपी के नाम से, क्योंकि उसका पुराना नाम एमसीपी था, और हिवरा में हमारा आदर्श भारत पब्लिक स्कूल के नाम से हमारा है, वो चलता है हमारा एनजीओ के थ्रू, क्योंकि सारे के एंटिटीज और सारे के कंप्लायंसेस अलग अलग होते हैं। तो सहयोग ये एक सोशल एंटरप्राइज है जो पूरे बिजनेस स्ट्रेटेजीज से चलता है, लेकिन उसका फाइनल इम्प्लीकेशन और फाइनल रिजल्ट हम समझते हैं कि हमारे किए हुए कामों से कहीं ना कहीं सोशल एक रिफॉर्मेशन हो, कहीं ना कहीं एक सोशल डेवलपमेंट हो, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। उसके लिए हम 3 वर्टिकल्स में काम करते हैं। अब अगर इसके बारे में बताऊं तो बहुत डिटेल में नहीं जाते हो, मैं इनके छोटे छोटे वर्टिकल्स के इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये सोशल एंटरप्राइज कैसे है। अब अगर एक बैंक हम लोग देखें तो मैं हमेशा बताता हूँ कि कोई भी बैंक या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूट है। अब आप बोलेंगे इसको सोशल इंस्टीट्यूट कैसे किसी बैंक को समझेंगे, तो इसका कंपैरिजन ऐसा है कि सोशल इंस्टीट्यूट हम किसको समझते हैं, स्कूल को हम सोशल इंस्टीट्यूट समझते हैं, हम हॉस्पिटल को हम सोशल इंस्टीट्यूट समझते हैं। अभी भी हम सारे के सारे अगर यहाँ से जितने भी लोग अगर यहाँ म्युनिसिपल स्कूल में पढ़े होंगे, गुजराती में पढ़े होंगे, बंगाली में पढ़े होंगे, जब भी आप उस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते से जब आप जाते हैं और जब अपने स्कूल नजर आती है, तो आपको देखने का नजरिया ही बदल जाता है। उसको आपको याद आ जाता है आपके दिन, आपको याद आ जाता है कि नहीं ये मेरा स्कूल है करके। वहां हम लोग जब जाते हैं तो वहां का एक फीलिंग अलग हो जाता है। अगर आज भी मेरी बेटी 3rd स्टैंडर्ड में, अगर मैं उसकी टीचर से जब मिलने जाता हूँ, या वनकर सर से अगर कोई पेरेंट्स मिलने जाते हैं, या कल को अगर मैं मेरी बेटी के लिए वनकर सर के भी पास में जाऊंगा, तो मेरा जो वॉल्यूम है बात करने का, जो स्केल है, वो स्केल नीचे आकर के, सर देखो ना पढ़ती नहीं है ना सर, कैसा करते, थोड़ा समझाओ इसको, ध्यान नहीं। सर ऐसे ही पेरेंट्स बात करते हैं। क्यों बात करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि मेरी बेटी का या मेरे बेटे का भविष्य वनकर सर के हाथ में है। क्यों वो स्कूलों के जाकर के हम उसके ऊपर हमारा ऐसा ध्यान जाता है कि नहीं यार ये एक इंस्टीट्यूट अलग है, क्योंकि वहां भविष्य बदले जाते हैं। तो हमारा वहाँ के टीचर्स, इवन वहाँ की चपरासी से भी बात करने का हमारा लहजा अलग हो जाता है। वो सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं। दूसरे सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स कैसे होते हैं कि कभी भी आप जाते हैं तो आज आप में से कोई भी डॉक्टर के दरवाजे को ऐसा जोर से धक्का मार के भी नहीं जाता है, जब तक कि आप अंदर से पूछते नहीं, नर्स आपको भेजती नहीं, तब तक कि आप वहां अंदर जाते नहीं। चाहे फिर वो एक होम्योपैथी डॉक्टर हो, चाहे वो बीएमएस डॉक्टर हो, चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे एक न्यूरोलॉजिस्ट हो, वो रिस्पेक्ट अपने आप क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद में एकदम जब वहां जाते हैं, सर थोड़ा यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा देख लो वैसा देख लो, वापस से आपका स्केल एक नीचे आ जाता है। उसके बाद में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो आपका भविष्य तो नहीं, लेकिन वो आपकी लाइफ बनाने वाला है, आपकी बीमारियों को दूर करने वाला है, आपके जीवन के लिए काम करने वाला है। तो तुरंत आप एक स्केल नीचे आ जाते हैं। लेकिन जब हम बैंक जाते हैं तो घुसते बराबर हमारा मूड खराब हो जाता है। घुसते बराबर एक तो कचकच भीड़, मैनेजर मुंडी उठा करके नहीं देख रहा है, क्लर्क सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। उसके बाद में जा भी रहे तो झगड़े ही होने हैं। कुछ हमारे यहाँ तो गर्म मिजाज है, शायद 10 बार जाते होंगे तो 6 बार तो बैंक में झगड़ा ही करके आते होंगे। तो ऐसा क्यों है? लेकिन बैंक भी बता रहा हूँ, बैंक ये एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं होकर के ये एक सोशल इंस्टीट्यूट है। अब ये क्यों सोशल इंस्टीट्यूट है? तो मैं हमेशा मेरे मैनेजर्स और मेरे एम्प्लॉय को बताता हूँ कि वो जो हमें दूसरे कमर्शियल और दूसरे प्राइवेट बैंकों में जो हमने खुद ने पर्सनली फेस किया, मैंने भी ये सब फेस किया, कोई भाव ही नहीं देता, मैनेजर मुंडी उठा करके नहीं देखता है। लोन की एप्लीकेशन फाइल लेकर के जाओगे तो वो तो ऐसे देखेगा कि जैसे हम कोई चोरी करने आए हैं, जैसे अपने घर से पैसे दे रहा है हमको, ऐसी फीलिंग आती है। तो मैं बोला हमारी बैंकों में वैसा नहीं होना चाहिए। तो सहयोग में वो फील नहीं आता है। अगर राइट ऑन राइट टाइम, विथ राइट प्लान, विथ राइट विजन,
अगर राइट फाइनेंस मिल जाता है ना, तभी आप लोगों का बिजनेस सक्सेस होता है। सही समय पे अगर आपको फाइनेंस नहीं मिला तो आपके कितने भी अच्छे प्लानिंग हो, कितने भी अच्छा प्लान हो, कितना भी अच्छा बिजनेस मॉडल हो, कितनी भी आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, अगर पैसे ही नहीं रहे तो आपका सारा पूरा प्लान जीरो, सब कुछ खत्म। आपके पास में प्लान बहुत अच्छा होगा, पापा को बोला पापा मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, पापा बोलेंगे 10 लाख कहाँ से, जो मेरे पास 10,000 नहीं हो, पूरा प्लान जीरो। अगर आपने बहुत अच्छा कोई बिजनेस मॉडल क्रिएट होगा, पूरा समझ सीख के किया होगा, सारी प्लानिंग की होंगे, बैंक से फाइनेंस ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर 100 लोग बैठे होंगे तो शायद ऐसे 80 लोग बैठे होंगे जिनके पास में पैसे, कोई खानदानी पैसे नहीं है। हम में से कोई शायद 80 के 90 लोग ऐसे होंगे कि जिनके पेरेंट्स के पास में पैसे नहीं होंगे। मैं खुद जो भाषण दे रहा हूँ मेरे भी पास नहीं थे। मेरे पिताजी नगर परिषद में क्लर्क थे। मेरे पिताजी जब उनका रिटायरमेंट हुआ, उस समय उनका रिटायरमेंट मेरे बिजनेस करने के 1 साल बाद हुआ। उसके बाद में जस्ट टाइम सेम ही थे हमारे, 2005 या 4 में कुछ रिटायर हुए। मेरे पिताजी बहुत सपोर्टिव थे, इसलिए मुझे उन्होंने बिजनेस में सपोर्ट किया था। तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट का पैसा मुझे ऐसा कुछ याद है 2-2.25 लाख रुपया दिया, बाद में दिया 1 साल बाद मेरे बिजनेस शुरू करने का। तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ही पैसा दे दिया, सिर्फ उतने थे मेरे पास में। और जब मैं इंजीनियरिंग करके आया, रजिस्ट्रेशन बनाया, तब मुझे उन्होंने, अब ये कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस है तो बस से जाके तो होगा नहीं, तब मुझे एक स्प्लेंडर लेकर के दी। पहली मेरी स्प्लेंडर गाड़ी थी, वो मेरे पिताजी ने उनके पैसे से दी। मेरे पास में किसी प्रकार की कोई जमा पूंजी नहीं थी, अगर यानी कोई भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए मेरे पास उसमें पैसा नहीं था। मैं कितना भी अच्छा सोचता, कितना भी अच्छा बिजनेस करता, कितना भी अच्छी बातें कर लेता, कितना भी अच्छा प्लान बना लेता, पैसे नहीं रहते तो मेरा सारा कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस फेल हो जाता था। तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब हम किसी बैंक में जाते हैं और अगर कोई मैनेजर विथ राइट प्लान, विथ राइट विजन, विथ राइट स्ट्रेटेजी अगर राइट टाइम पे फाइनेंस कर देना, तो वो हमारी लाइफ में चेंज ला देता है। मुझे आज भी जो मेरा पहला ग्रामीण बैंक का 2 लाख का सीसी लिमिट बनाने वाला मैनेजर आज भी याद है, और कहीं गलती से सड़क पे दिख जाता है तो मैं उसको चाय पिलाए बगैर छोड़ता नहीं हूं आज भी, क्योंकि वो व्यक्ति ने मुझे उस सही समय में पैसे का सपोर्ट किया। तो वो उतना इंपॉर्टेंट, अगर ये इंस्टीट्यूट है तो ये इंस्टीट्यूट फिर कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट थोड़ी है, ये इंस्टीट्यूट तो फिर सोशल इंस्टीट्यूट हुआ, क्योंकि ये बहुत सारे हम जैसे यहाँ 100-125 लोगों के बैठने के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। तो वो फीलिंग जो एक स्कूल में आती है, जो एक फीलिंग एक हॉस्पिटल में आती है, वो बैंक जाने में भी रहनी चाहिए। ये विचार, ये स्ट्रेटेजी से मैंने सहयोग के कोऑपरेटिव बैंक्स को शुरू किया। और मैं चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति जो इनिशियल स्टेज में अगर स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंस के लिए, और वो सही स्ट्रेटेजीज के साथ में है, सही मॉडल के साथ में है, सही बिजनेस के टाइम पे है, तो उसके टाइम पे सही फाइनेंस की करने की जवाबदारी सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव की होनी चाहिए और मेरे मैनेजर्स की होनी चाहिए। तो ऐसा मैंने फिर हमारा सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव शुरू किया। इसकी मैं स्ट्रेंथ और इसका एक्सपेंशन बताता हूँ। आज अगर सर ने कुछ बताया कि ये 2nd नंबर की ब्रांच, 2nd नंबर लेवल का मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आज गोंदिया जैसे छोटे शहर में अगर देखेंगे तो कोऑपरेटिव में, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव में जो सबसे बड़ा नाम है वो नाम है बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। उनके पास में 16,000 करोड़ के डिपॉजिट है, 16,000 करोड़ के। अब क्या हो जाता है कि हर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बिजनेस है या कोई भी बैंकिंग का मल्टी स्टेट बिजनेस है, वो कुछ फॉर्मेट्स में चलता है। तो वो लोग क्या है, कम्युनिटी ओरिएंटेड बिजनेस करते हैं। आप देखेंगे तो उसमें चांडक साहब है, झवर साहब है, वो कम्युनिटी ओरिएंटेड बिजनेस है, मारवाड़ी कम्युनिटी ओरिएंटेड बिजनेस है, वो सबसे बड़ा है। दूसरा देखेंगे तो एक लोकमान्य देखेंगे तो वो है 5,500 करोड़ के डिपॉजिट पे है, वो 2nd नंबर का नेशनल लेवल का है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है। तीसरे नंबर का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अगर सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेंगे तो आज इसके जो शेयर होल्डर्स है और इसके जो खातेदार है और इसकी जो संख्या है, उसमें भी जो फीमेल्स की जो संख्या है, महिलाओं की जो संख्या बता रहा हूँ, सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव में 1.5 लाख प्लस फीमेल्स के आरडी अकाउंट्स है रूरल लेवल के। और हमने अभी तक के उसमें से माइक्रो फाइनेंस के थ्रू 65,000 महिलाओं को हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस भी किया है, छोटे लोन भी किया है। ये नंबर ना बुल्ढाना के पास में है, ये नंबर ना लोकमान्य के पास में है। इतना बड़ा बिजनेस नेशनल लेवल पे करे तो शेयर होल्डिंग और अकाउंट होल्डिंग में हमसे बड़ा कोई नहीं है। उसके बाद में अगर हम लोग डिपॉजिट लेवल पे देखेंगे तो डिपॉजिट लेवल पे मैं मेरे ख्याल से कुछ 15 के अंदर आ रहा हूँ नेशनल लेवल के डिपॉजिट में। आज सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिपॉजिट देखेंगे तो जिस खुद के बंदे को आज 2 लाख रुपए की पहली देने वाला ग्रामीण बैंक का मैनेजर याद है,
मेरा पब्लिक डिपॉजिट मेरे ख्याल से अगर अभी देखेंगे तो 350 करोड़ प्लस है, 350 करोड़ प्लस है। और हमारे अभी पूरे विदर्भ के हर जिले में हमारी ब्रांच है और हमारी 74 ब्रांचेस है। अभी इस महीने में और 3 ब्रांचेस होने वाली है और हमने मार्च तक के टारगेट रखे कि पूरे विदर्भ में हमको 100 ब्रांचेस का टारगेट अचीव करने का है। और विदर्भ में इतनी लीडर एक्सपेंशंस और इतनी बड़ी लीडर टीम के साथ में कोई भी मल्टी स्टेट काम नहीं कर रहा है जितना हम करेंगे। ऐसे हमें 500 ब्रांचेस नहीं, मैं इसलिए एक्सपेंशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो 2 व्यक्ति आए थे मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि उनका गोल क्या है लाइफ में। कभी भी ना छोटे ड्रीम देख करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अपना लो, इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, लो एम इज क्राइम। अगर आप छोटा एम रखते हैं तो वो एक प्रकार का गुनाह है। आप कभी भी छोटा एम न रखें, एम हमेशा इतना बड़ा रखिए कि उसको करने में पूरा जीवन लगा दीजिए। अगर आपने 1000 सोचा है तो एटलीस्ट आप 500 तक पहुंच जाएंगे। ये 100 ब्रांचेस का टारगेट है। इसके बाद में इस साल के दिवाली तक के हम लोग मुंबई जाने वाले हैं। मुंबई से एक सेकंड जोन खड़ा होगा, तीसरा जोन खड़ा होगा बैंगलोर से, और हमारा अभी एमपी और सीजी के परमिशन के लिए प्रोसेस है। वो वहां से अगर आप देखेंगे तो रायपुर से खड़ा होगा और एक होगा भोपाल या इंदौर से खड़ा होगा। 500 ब्रांचेस का एक हम लोगों ने टारगेट 2031 मार्च 2025 तक का हमने करके रखा है। तो इसको 500 ब्रांच का रखा है। इसलिए मैं बताता हूँ कि लो एम इज ऑलवेज क्राइम। आपको ऐसे बड़े गोल रख करके करेंगे, ठीक है मैंने 500 का है लेकिन 31 मार्च तक मैंने 300 भी कर लिया तो मैं टॉप 5 तक के मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आ जाऊंगा। और मुझे आरबीआई से लेटर्स आने लग जाएगी कि आपको इसको बैंक में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाएगा। या तो खत्म कर दिया जाऊंगा या तो फिर मुझे बैंक में लाना है। आप लोग जानते हैं कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री कौन चला रहा है अभी। तो छोटा रहूंगा तो वैसे मेरे पास में चॉइस भी नहीं है बड़े होने के अलावा, क्योंकि अभी कोऑपरेटिव को लेकर के जो विचार है तो इन्हें बंद ही किया जा रहा है। कुछ है आप सभी जानते हैं, तो उसको बंद ही। मैं छोटा रहूंगा तो वैसे भी खत्म कर दिया जाऊंगा। तो मुझे बहुत जल्द से जल्द एक कम समय के अंदर में इस लेवल से होना पड़ेगा कि मुझे खत्म तो एटलीस्ट नहीं किया जाए तो दोस्ती कर ली जाए। 2 रास्ते ही ऐसे रहे कि दोस्ती कर ली जाए। तो उस लेवल से बड़ा होना उसके लिए अलावा मेरे पास पर्याय भी नहीं है। तो ये मेरा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब उसके बाद में जो दूसरा सेगमेंट हम जाते हैं तो इसमें जो मेजर जो शेयरिंग है हमारे सहयोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, इसमें महिलाएं के लिए हमने बहुत सारी स्कीम्स चलाया है। सहयोग महिला बचत गट। इसमें कभी भी हम लोग बड़े डिपॉजिटर्स को अप्रोच नहीं करते। अगर वो आ गए तो अच्छी बात है। हम हमेशा छोटे डिपॉजिट, जो सबसे छोटी वाइल्ड की जो आरडी है वो 120 रुपए की है फीमेल्स की। और हम लोग कभी भी किसी बड़े व्यवसायी को लोन ही नहीं करते हैं। अगर आप लोग हमारे यहाँ आएंगे और 3 लाख से बड़े लोन मांगेंगे तो हम लोग दे भी नहीं पाएंगे। सिर्फ कुछ ही लोग अगर उनका कुछ क्राइटेरिया में बैठता है तो ही उनको करते हैं। अदरवाइज हम बड़े लोन ही नहीं करते क्योंकि हमें उनको करना ही नहीं है। हमने सोच लिया, हमारा विजन क्लियर है कि ये जो बैंक है ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और रूरल लोगों के लिए बैंकिंग है। तो हम लोग बड़े करते ही नहीं। तो ऐसे प्रोडक्ट रखते हैं जैसे हमारे किसानों के लिए है, जैसे महिलाओं के लिए, छोटे फुटकर व्यवसायियों के लिए, इस टाइप के हम करते हैं। महिलाओं में हमारा, जैसे मैंने कहा कि 1.5 लाख महिलाएं प्लस जुड़ी हुई है, 65,000 महिलाओं को हम लोन कर चुके हैं। उस पर भी हमने अलग अलग स्कीम्स रेडी करके, जिसमें स्विस करके एक हमारा स्कीम चलता है जो मैंने सर से शेयर किया। तो सर ने कहा कि बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर के साथ में हम उसका टाई अप कर लेंगे तो हमारी जो स्ट्रगलर्स फीमेल है उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर B3 अगर हमारे साथ आता है तो हमें भी इस टाइप की महिलाएं मिलेगी। तो स्विस क्या होता है, सर के पहले ही शायद ही मैंने अनाउंस कर दिया, सर को वो बोलना था कि ये टाई अप हम करेंगे। स्विस होता है, उसका फुल फॉर्म है सहयोग वुमेन एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम, स्विस के नाम से करा है। उसमें ऐसी महिलाएं जिन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना होगा या नया बिजनेस करना होगा तो उन्हें हम लोन भी देंगे, बिजनेस ट्रेनिंग भी देंगे और उनके साथ में 1 साल का हैंड होल्डिंग भी करेंगे कि बिजनेस कैसे किया जाता है। और अगर उनका बिजनेस गलत भी चल रहा होगा तो उन्हें मार्गदर्शन भी करेंगे कि देखिए इन तरीकों से आपका बिजनेस गलत चल रहा है, आपको ये चेंजेस लाने चाहिए। ऐसा हम लोग एक प्रोडक्ट के साथ विथ टारगेट कर रहे हैं। हर हमारे ब्रांच मैनेजर को एक ब्रांच में 4 ऐसे केसेस खड़ा करने का सर हमने टारगेट दिए। अब हर चीज को अगर आपने ओपन एंड छोड़ा ना तो वो होगी नहीं होगी, ऐसा करना पड़ता है। तो हर चीज का ना, मैंने कहा ना कि जैसे हमने 2023 का 25 का टारगेट लेकर के रखा है। अगर मैंने अपने मैनेजर्स को अगर कुछ टारगेट नहीं दिया, अगर लाइफ में एक गोल नहीं रहेगा तो भागेगा किसके पीछे। तो उनको ऐसा है कि हर महीने में उनको 4 ऐसे केसेस करने हैं। अब 4 केसेस आपको संख्या बहुत छोटी लगती है, मैं उसका जरा एक्सपोनेंशियल स्टेट बताता।
अगर मेरे यहाँ मैंने 4 केसेस मेरी 100 ब्रांचेस में की, तो 100 ब्रांचेस में अगर होगा तो कितने हो जाएंगे? 400 केसेस हो जाएंगे। और एक साल में अगर मैं देखूंगा तो 4800 ऐसे केसेस हो जाएंगे। 4800 को एक अगर आपने ऐसे ही समझा तो एक मोटा मोटा 5000 महिलाओं को हम स्विस के द्वारा हम उनके घर तक के पहुंचेंगे। 5000 महिलाओं को अगर हम पूरी मेहनत भी करेंगे, हो सकता है उसमें से 3000 महिलाएं काम भी नहीं कर पाए, हो सकता है फेलियर हो जाए, हो सकता है कि हमारा लोन भी नहीं दे, हम उनसे झगड़ते रहे उनसे वसूली को लेकर के, क्योंकि बैंक में पैसे कोई मेरे घर के तो नहीं है, मैंने भी पब्लिक से डिपॉजिट किए है और पब्लिक को ही दिए, पब्लिक से लेना है। बड़ा बैंकिंग भारी काम है, पैसे लाना मुश्किल, लाए तो संभालना मुश्किल, संभालने के बाद बांटना मुश्किल, बांटने के बाद में फिर से वापसी लाना मुश्किल। तो ये मुश्किल पूरी राउंड द क्लॉक हमारी चलती रहती है। तो हो सकता है कि 5000 महिलाओं में से हमने एक मोटा मोटा 2000 भी अगर फेलियर हो गई, 3000 भी महिलाओं को कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन मिला, कहीं ना कहीं वो सक्सेस मिला। तो आप बता रहा हूं, एक महिला नहीं होती, वो एक परिवार होता है। 3000 परिवार में परिवर्तन लाने की जवाबदारी सहयोग मल्टी स्टेट लेने के लिए क्षमता रखता है। ये मैं 100 ब्रांचेस की बात कर रहा हूं, 500 हो जाएगी तो ये और एक्सपोनेंशियल्स में चले जाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो अगर मैं विदर्भ में हूं तो मैं हर साल 3000 से 5000 महिला जो लीड कर रही है, ऐसे परिवारों को लीड करने के लिए प्रेरित करने के लिए हमारे लिए हम लोग कारणीभूत हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं उनके फाइनेंशियल स्टेट के अपलिफ्टमेंट में कहीं ना कहीं हमारा सहभाग रहेगा। तो जैसे मुझे भी वो ग्रामीण बैंक का मैनेजर याद है, उस महिला को भी मेरे उस बैंक के मैनेजर्स याद रहेंगे। तो इतना बड़ा काम हम एक सोशल रिफॉर्मेशन की तरह से ये बैंकिंग में देख सकते हैं। बैंकिंग एक इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, सेक्टर है, ये रूरल लेवल तक के पहुंचा ही नहीं है, या हमारे जैसे लोगों को तक भी नहीं पहुंचा। और ये अगर ऐसे सक्षम बैंकिंग सेगमेंट्स अगर खड़े होते हैं तो एक बहुत बड़े लेवल का रिफॉर्मेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। आज मेरे बैंक में एम्प्लॉय संख्या में आपको टोटल बताता हूँ बाद में, आज मेरे यहाँ जो इनडायरेक्ट वे में जो कमीशन बेस्ड है, 15,000 महिलाएं हमारे यहाँ कमीशन बेस्ड महिलाएं काम कर रही है, जिनके हस्बैंड कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, लेकिन 15,000 महिलाएं भी हमारे यहाँ इनडायरेक्ट रूप में काम कर रही है। और मेरे यहाँ टोटल अगर एम्प्लॉय सेटअप देखे तो बैंकिंग, हेल्थ केयर और एजुकेशन में 2400 एम्प्लॉय मेरे यहाँ है जो हमारे तीनों सेगमेंट में काम कर रहे हैं। 2400 लोगों का रोजगार एक गोंदिया से हम लोगों ने शुरू किया है। अगर इसको हम लोग फाइनेंस में कन्वर्ट करते हैं तो अगर हमारे यहाँ पर मंथ सैलरी देखे तो हम लोग 2.5 करोड़ की सैलरी ये 2400 परिवारों में हमारे यहाँ गोंदिया में सिर्फ सहयोग से जारी है। 2.5 करोड़ का सैलरी मेरी जवाबदारी रहती है कि 1 तारीख को उनके खातों में जाना चाहिए। सिर्फ 2 तारीख को वो तभी जाती है जब 1 तारीख को संडे रहता है, अदरवाइज वो कभी भी 1 के 2 भी नहीं होते। और जो इनडायरेक्ट से जो हमारा जो कमीशन बेस्ड है वो कम से कम हमारा 3.5 करोड़ का हमारे यहाँ इनडायरेक्ट कमीशन बेस जाता है। हो सकता है कि वो प्राइम अर्नर ना हो फैमिली के, लेकिन सपोर्टिंग अर्नर हो जिसमें मैक्सिमम फीमेल्स काम करती है। तो एक मोटा मोटा 5 करोड़ का हम लोग हमारी वजह से कई परिवारों में चूल्हे जल रहे हैं। इस बात की संतुष्टि, जैसे नीलेश भाऊ ने बताया कि 8 परिवार है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है भाऊ कि किसी की फैमिलीज और किसी की फैमिली में चेंज हमारी वजह से आ रहा है। वैसे मेरे 2400 ये और कम से कम 15,000, एक एवरेज 15,000 के स्वयंसेविका और एजेंट्स के घर, हो सकता है उनके चूल्हे मेरी वजह से नहीं, पर मैं हमेशा बोलता हूं उनके चूल्हे की धाक मेरी वजह से तो शायद, या सहयोग की वजह से है। तो ये एक बहुत बड़ा नेक और ईश्वरीय काम है ये हमारे लिए। तो ये अगर मैं सोचता हूँ तो ये आप सब पे भी लागू होता है। तो ऐसा हमारा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें चेंजेस आते हैं, इसलिए ये एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक सोशल इंस्टीट्यूट है, सोशल रिफॉर्मरी मॉडल है। दूसरा, जब मैंने बचत गट शुरू किया तो आज से मैंने 15 साल 17 साल पहले मैं ये भाषण में बताता था कि जब आप लोगों के, महिलाओं के हमारे खाते आएंगे और हम स्केल पे काम करेंगे, तब मैं आपके लिए हेल्थ केयर में और एजुकेशन में काम करूंगा। तब मेरा एक छोटा सा ऑफिस था, उसके छज्जे के ऊपर ही हमारी ओमनी के टायर रखे हुए रहते थे। एक मेरा 120 फुट का भी ऑफिस नहीं था, मुझे अगर बैठना पड़ता था तो मुझे चेयर बाहर निकाल करके, बिसेन पेट्रोल पंप के सामने आज भी ऑफिस मेरे पास में किराए पे। तो जब अगर मुझे जाना पड़ता था तो मेरी एक चेयर बाहर आती थी, और मुझे वो जो खड्डे रहते हैं सिग्नेचर्स के लिए, तो मुझे जो स्कूल पैड्स आते हैं उसमें मुझे साइन करके बाहर बैठ के करना पड़ता था। वो ऑफिस से आज मेरे काफी सारे ऑफिस है, अब तो हर जगह ऑफिस है, हर तालुके में ऑफिस है। तो वहां पे बैठ के मैं बताता था कि आपके लिए हम हेल्थ केयर के लिए भी काम करेंगे। तब वो बोलते थे कि यहाँ तो ओमनी के टायर दिखते हैं तुम्हारे, ये तो कोई गैरेज लगता है, और तुम्हारी बातें इतनी बड़ी बड़ी है कि हेल्थ केयर में हॉस्पिटल शुरू करेंगे, एजुकेशन शुरू करेंगे, स्कूल सीबीएसई करेंगे। तो मैं बोलता था ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, अपन देखते हैं, समय लेते हैं, कोई बात नहीं। वो बोलते और बताते मुझे
पिछले 3 साल पहले मैंने गोंदिया में सहयोग हॉस्पिटल शुरू किया। आपको बता रहा हूँ, हॉस्पिटल बिजनेस, सर भी इन्वॉल्व है इन बिजनेस में। सही में बहुत कोई आसान बिजनेस नहीं है। मैं तो डॉक्टर भी नहीं हूँ, मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं, मेरी फैमिली में भी कहीं कोई मेडिकल का एम रिलेटेड व्यक्ति भी नहीं है। लेकिन अगर आपकी सोच है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी चला सकते हैं, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उस समय जो कॉस्ट में मैंने हॉस्पिटल गोंदिया में शुरू किया, अगर उसी कॉस्ट में मैं नागपुर में शुरू करता तो मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज्यादा होते थे उस बात के। और उसका जो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो जस्टिफाई ही नहीं होता था तालुके लेवल पे। तो इसलिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेट्रोज में शुरू करते हैं, नागपुर, पुणे, मुंबई, इस जगह करते हैं। उस समय मैं जब यहाँ शुरू करने के लिए मैंने सोचा, मैंने देखा कि जब काफी सारे लोग हमसे जब मुझसे महिलाएं जुड़ी रहती थी, इतने सारे एम्प्लॉय थे, हमेशा हेल्थ केयर फेस करता था। मैं बचपन से केटीएस बीजेडब्ल्यू देख के पला बड़ा हूँ कि जब हम फल वितरण के लिए जाते हैं, किसी काम से ले जाते हैं, तो ये चेंज करने का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, ये क्यों हमसे छूटे, मैं कई सालों से सोचता था कि होना चाहिए। जब मैंने शुरू किया ये, तो सुपर स्पेशलिटी की फिजिबिलिटी ही नहीं आती थी। जब आप जानते हैं, आप सब गोंदिया के, सहयोग आने के पहले यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स है, चाहे फिर कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, ये महीने में इनकी विजिट्स हुआ करती थी और हमें उनके पास में जाना पड़ता था। जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, इसके लिए बैंक के पास में किया, इसके लिए डॉक्टर्स के पास में गया, लिटरली यहाँ के लोकल आईएमए के स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजे जाते थे कि दिस इज एन सुसाइडल अटेम्प्ट करके, ये एक आत्महत्या प्रकरण है। अब ये अगर यहाँ अगर इसे डाल तो देगा, पैसे है तो इसको तो मस्ती आई है, तो ये तो डाल ही देगा, लेकिन ये सुसाइडल अटेम्प्ट है। इसके स्क्रीनशॉट लगभग मुझे आते थे। मैं कई बैंकों में अप्रोच करने के बाद में भी मुझे बोला कि आपको किसी न किसी को डायरेक्टर पोजीशन में डॉक्टर रखना पड़ेगा, जिस बात के लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे में वो भी क्षमता नहीं है कि मैं लड़ झगड़ करके फिर कुछ करूं। तो मैंने कभी नहीं रखा, मैंने कभी भी डायरेक्टर बॉडी में अपने किसी, मेरे अभी भी मैं और मेरी वाइफ ही है। कई बैंक्स, कई नागपुर के चक्कर, कई पुणे के चक्कर काटने के बाद में नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से इंडियन बैंक ने मुझे फिर से, जो बैंक ने जो चेंज लाया मेरी लाइफ में, इंडियन बैंक ने फाइनेंस किया मुझे उस बात के लिए। उसके लिए मैंने पूना और साउथ में, चेन्नई में उनका ऑफिस है, वहां जा करके बहुत चप्पलें घसी और वो मेरा बैंक फाइनेंस हुआ। आपको बता रहा हूँ, गोंदिया में विजिटिंग आते थे मंथली, आप सब जानते हैं इस बात को। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर आना नहीं चाहते। जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, जो उनको मैं नागपुर में मिलता था, तो वो मुझे बताते थे कि जयेश ठीक है यार, मैं जानता हूँ गोंदिया में आना भी चाहिए, सोशल को भी, सोसाइटी को भी बहुत जरूरत है, लेकिन मेरी वाइफ की इच्छा नहीं है, वो नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ पे मेट्रो लाइफस्टाइल नहीं है। एक डॉक्टर को मेट्रो लाइफस्टाइल रखती है। डॉक्टर्स नहीं आना चाहते थे, कोई नहीं आना चाहता था। और जब मैंने शुरू किया, बनाना शुरू किया, तो पहले मजाक उड़ाते गए, सुसाइडल अटेम्प्ट बोलते गए। आज ये स्थिति है कि गोंदिया में मेरे खुद के पास में हर स्पेशलिटी के, सुपर स्पेशलिटी के 2-2 डॉक्टर है मेरे पास में। और आपको बताता हूं, अगर आप जहां पॉसिबिलिटीज नहीं थी, जहां बिजनेस को सुसाइडल अटेम्प्ट बोला जाता था, सुपर स्पेशलिटी में इतना खर्चा नहीं वाला था, आज गोंदिया में आप मेरे बाद में जानते हैं 4 बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहे। 4, एक नहीं, 4, चारों, एक चालू हो गया है, 3 के कंस्ट्रक्शन चालू है, बाहर से आ रहे हैं। मैं वोखाट ने यहाँ आकर के सर्वे किया है कि यहाँ कहीं जगह ली जाए, हमारी सोच के बाद में। तो आपको हमेशा वो सोचना पड़ेगा जो कोई सोच नहीं रहा।